दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी का दिन, जो लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होता है, किसी के लिए जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन सकता है? तो आइए आज हम एक्सप्लोर करते हैं द कल्ट की इस स्पाइन चिलिंग कहानी को, जिसमें एक आम सी शादी से शुरू होकर जनरेशंस तक चलने वाली एक डार्क और मिस्टीरियस कहानी का पर्दाफाश होता है। हमारी कहानी शुरू होती है 1973 में, जहां एक खूबसूरत लड़की पीग अपने वेडिंग डे पर है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? सफेद गाउन में एक नर्वस ब्राइड, चारों तरफ खुशी का माहौल, फैमिली और फ्रेंड्स का सेलिब्रेशन। लेकिन वेट, यहीं से ट्विस्ट आना शुरू होता है। फिल्म हमें दिखाती है कि शादी के वेन्यू के बाहर कुछ अजीब लोग हैं। उनके साथ एक बकरी भी है। ये ग्रुप कहीं जा रहा है, लेकिन कहाँ, हमें नहीं पता। जैसे ही कैमरा वापस पीग पर आता है, हम देखते हैं कि वो अचानक अनवेल फील करने लगती है। शायद प्री वेडिंग नर्वसनेस या फिर कुछ और। पीग बाहर वॉमिट करने जाती है और वहां उसे सिर्फ वो बकरी दिखती है, वही जो उन मास्क्ड लोगों के साथ थी। और फिर धमाका। अगली सीन में पीग का पति उसे ढूंढ रहा है। वो पैनिक में है, उसकी ब्राइड कहाँ गई? पूरी वेडिंग पार्टी में हलचल मच जाती है, लेकिन पीग का कहीं अता पता नहीं। सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी मिलती है जमीन पर पड़ी हुई। यार, अब सोचिए, अपनी शादी के दिन दुल्हन का इस तरह गायब होना, ये कैसा मिस्ट्री है? क्या वो भाग गई, किसी ने किडनैप किया, या फिर कुछ सुपरनैचुरल हुआ? मेरे तो अभी से ही गूज़बम्स आ रहे हैं। अब फिल्म में टाइम स्किप होता है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। मौसम थोड़ा डार्क है। एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में कैमरा फोकस करता है एक विंडो पर। अंदर हम देखते हैं एक मिडिल एजेड वुमन को, जिसका चेहरा हम ठीक से नहीं देख पाते। आप क्या सोचते हैं वो क्या कर रही होगी? शायद डिनर बना रही होगी या टीवी देख रही होगी। नहीं दोस्तों, ये सीन हमारे दिल को दहला देता है। वो वुमन मुस्कुराते हुए एक रोप से खुद को फांसी लगा लेती है, इतने कैजुअल तरीके से जैसे कोई डेली चौ कर रही हो। मुझे याद है, मैंने ये सीन देखा तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। लेकिन इससे भी डिस्टर्बिंग क्या है, दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और कोई भी चेक करने नहीं आता। उसका शरीर वहीं लटका रहता है, डिकम्पोज होने लगता है। फाइनली जब रोप टूटती है और बॉडी नीचे गिरती है, तब जाकर बिल्डिंग के दूसरे रेजिडेंट्स को स्मेल से पता चलता है कि कुछ रॉन्ग है। सर्विस बॉयज आते हैं और बॉडी को ले जाते हैं। कितनी हार्ट ब्रेकिंग बात है कि एक इंसान की डेथ का पता चलने में इतना टाइम लग गया। क्या ये हमारे मॉडर्न और डिस्कनेक्टेड सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, जहां लोग एक दूसरे के बगल में रहते हुए भी एक दूसरे से अलग थलग हैं? अब हम मिलते हैं शू से, जो उसी वुमन की बेटी है जिसने सुसाइड किया था। शू को जब मदर की डेथ का पता चलता है तो वो शॉक में है। आप सोच सकते हैं एक प्यारी माँ की मृत्यु का सदमा कितना पेनफुल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि शू और उसकी माँ के रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, जिनका खुलासा धीरे धीरे होगा। शू अपनी फ्रेंड मिला के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हमें एक और अजीब चीज नोटिस होती है। शू को जीसस के पिक्चर्स और क्रॉस सिंबल्स से इंटेंस फियर है। वो पैनिक में आ जाती है जब उन्हें देखती है। क्यों? एक नॉर्मल रिलीजियस सिंबल से कोई इतना डर क्यों सकता है? क्या ये ट्रॉमा है या कुछ और? मिला एक सपोर्टिव फ्रेंड है। वो शू का ख्याल रखती है, उसे इमोशनल सपोर्ट देती है। लेकिन शू के अंदर जो तूफान चल रहा है, उसे शांत करना इतना आसान नहीं। रात को जब शू नींद से उठती है तो पसीने से तर होती है, नाइटमेयर्स देखती है। एक दिन उसे एक नर्सिंग होम से मैसेज आता है, हम आपको एक एल्डरली लेडी के पास असाइन कर रहे हैं जिन्हें मेमोरी लॉस और अदर डिजीजेस है। आपको उनकी केयरटेकर बनना है। अगले दिन शू उस एड्रेस की तरफ निकलती है जहां उस एल्डरली लेडी का घर है। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो ड्राइवर से पूछती है कि यह एड्रेस कहाँ है। ड्राइवर को कुछ नहीं पता। वो पीछे बैठे एक ओल्ड मैन से हेल्प मांगता है और फिर यहाँ एक वार्निंग साइन मिलता है। वो ओल्ड मैन शू को वार्न करता है, वहां मत जाओ। उसकी आंखों में फियर है, वॉइस में टेंशन। लेकिन शू इज डिटर्मिन्ड, वो जाना चाहती है। आखिरकार रिलक्टेंटली वो ओल्ड मैन उसे एड्रेस बता देता है। जैसे जैसे शू उस हाउस के करीब पहुंचती है, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। आसमान में डार्क क्लाउड, सन्नाटा और फिर एक बच्चा। हाँ, रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जिसके पास एक छोटी बकरी है। याद है फिल्म की शुरुआत में जो गोट थी? क्या ये कनेक्शन है? बच्चा शू को एक अजीब इंटेंस नजर से देख रहा है, जैसे वो जानता हो कि शू कौन है और वो वहाँ क्यों आई है। घर के सामने पहुंचकर शू दूर पर नॉक करती है। दरवाजा खुलता है और एक एल्डरली लेडी दिखाई देती है। लेकिन वेट, उन्हें देखते ही वो यूरिनेट कर देती है। शर्म के मारे वो भाग जाती है, हाइडिंग। शू को रियलाइज होता है कि यह लेडीज कंडीशन वाकई सीरियस है। उसे रिलक्टेंटली ग्लास ब्रेक करना पड़ता है डोर अनलॉक करने के लिए। अंदर घुसकर वो उस लेडी को ढूंढती है जो उससे छिप रही है। इसी सर्च के दौरान उसकी नजर एक स्ट्रेंज रेड डॉ पर पड़ती है। दूर पर एक हॉर्सशू लटका हुआ है। शू सोचती है हॉर्सशू तो नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने के लिए होता है। क्या यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है? जब शू रेड डॉ को देख ही रही होती है, सडनली उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा। वो देखती है, वही एल्डरली लेडी
होती है और इतनी तेजी से गुजरने की वजह से उन्होंने बीन्स गिरा दिए हैं। शू बिना कुछ कहे बीन्स क्लीन करने लगती है। लेडी पूछती है, क्या तुम ये सब करने आए हो? शू जवाब देती है, हाँ, मैं आपकी केयरटेकर हूँ। धीरे धीरे उनके बीच कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम पीग है। हाँ, वही पीग जो फिल्म की शुरुआत में अपनी वेडिंग डे पर डिसअपीयर्ड हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? 1973 में गायब हुई ब्राइड अब एक एल्डरली लेडी के रूप में इस आइसोलेटेड हाउस में कैसे है और क्या कनेक्शन है इस सबका शू की मदर के सुसाइड से? पूरा पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पजल के पीसेस धीरे धीरे फिट होने शुरू हो रहे हैं। जब शू पीग को बात करवाने की बात करती है तो पीग उसे अपने बॉडी को टच करने नहीं देती। वो बस छोटे छोटे काम करवाती है और खुद नहा लेती है। क्लोथ्स चेंज करते समय शू देखती है कि पीग के वेस्ट पर एक रूट जैसा स्ट्रेंज पैटर्न है, कोई बर्थमार्क, टैटू या फिर कुछ और सिनिस्टर। रात को शू कहती है कि मुझे एक कॉल करना है और फिर सोना है। पीग सामने के फोन की तरफ इशारा करती है और कहती है, तुम जहां चाहो सो सकती हो। शू पहले अपनी फ्रेंड मिला को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। फिर उसे नर्सिंग होम से कॉल आती है जो पीग की कंडीशन के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। इसी बीच पीग उसके पीछे अपीयर होकर पूछती है, तुम किससे बात कर रही थी? शू जवाब देती है, नर्सिंग होम से। पीग एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने कंफर्म किया कि वो रियली नर्सिंग होम था? शू शॉक्ड होकर सिर्फ सिर हिला पाती है। क्या इसका मतलब है कि पीग को डाउट है कि वो असली नर्सिंग होम नहीं था, या फिर पीग पैरानॉइड है, या फिर पीग जानती है कुछ ऐसा जो शू नहीं जानती? रात को शू पीग को उनके रूम में ले जाती है सुलाने के लिए। वहाँ वो पीग की फैमिली फोटोज देखती है, उनके हस्बैंड की भी। जब वो पूछती है, आपके हस्बैंड का क्या हुआ? पीग बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर शू के माइंड में कनेक्शन बनता है, पीग के हस्बैंड ने सुसाइड किया और शू की मदर ने भी। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ डीपर कनेक्शन है? फिर से मिला को कॉल करने के लिए शू बाहर जाती है जहां सिग्नल अच्छा है। इस बार कनेक्शन तो होता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। शू कहती है, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। यहाँ स्टैंडिंग वहाँ शू देखती है एक स्ट्रेंज बड़ा पेड़, उसके चारों तरफ जलते हुए कैंडल्स हैं और बहुत सारे कपड़े लटके हुए हैं। ये ट्री वहाँ प्लांट किया गया था जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी और बीमार लोगों के कपड़े इन ट्रीज पर टाई किए जाते थे। लोगों का बिलीफ था कि जैसे ये ट्री नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है, वैसे ही लोगों की डिजीजेस भी अब्सॉर्ब करके उन्हें क्योर कर देता है। और फिर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट शू फील करती है कि उसकी मॉम उसके पीछे है, लेकिन जब वो टर्न्स कोई नहीं होता। क्या ये हेलुसिनेशन थी या फिर सुपरनैचुरल फिनोमेनन? घर के अंदर आकर शू पहले उस रेड डोर के पास जाती है और उसका लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो वो शांति से शावर लेने चली जाती है। शावर लेते समय वो फील करती है कि कोई उसके कान में विस्पर कर रहा है, सॉफ्टली बोल रहा है, लेकिन वॉशरूम में कोई नहीं है, नहीं बाहर। सडनली वो फिर से वही आवाज सुनती है और फील करती है कि आवाजें पीग के रूम से आ रही है, लेकिन पीग तो अपने रूम में सो रही है। पीग को अचानक स्ट्रेंज पैनिक अटैक आता है। शू उन्हें मेडिसिन देकर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो नोटिस करती है कि पीग अपनी नींद में भी प्रॉपर्ली बात कर रही है। पीग कहती है उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है, वे म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर आते हैं। शू पूछती है, वो कौन लोग हैं? पीग जवाब देती है, कुछ लोग इस हाउस के नीचे रहते हैं। शू ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पीग मेंटल इलनेस से सफर कर रही है और उन्हें इल्यूजन्स होते रहते हैं। शू सोचती है कि यह पीग की इमेजिनेशन है। अगले दिन शू हाउस के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती है। वहाँ लोग उससे पीग के बारे में पूछते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। शू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लोकल्स उसे बताते हैं कि पीग किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। वापस आते समय एक गर्ल शू के साथ आती है जो उसे बताती है कि पीग मेनी ईयर्स तक मेंटल असाइलम में रही है। ये सुनकर शू शॉक्ड है। क्यों थी पीग असाइलम में? क्या हुआ था ऐसा? रात को शू डिसाइड्स कि वो उसी रेड रूम में जाएगी। इस बार दूर खुल जाता है। अंदर जाकर वो स्ट्रेंज मास्क लोगों को देखती है और उसी समय उसे बाथटब में अपनी डेड मॉम दिखाई देती है। शू क्विकली अपनी मॉम के पास जाकर उनका हाथ पकड़ती है और फिर उसकी मॉम की आंखें खुल जाती है। शू फियर में चीखने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड मिला उसे देखकर हंस रही है और फिर शू की आंख खुलती है। सब एक नाइटमेयर था। नींद से उठकर वो पीग को चेक करने जाती है जो पीसफुली सो रही है, लेकिन जैसे ही शू रूम में एंटर होती है पीग स्ट्रेंज वर्ड्स कहने लगती है कि अगर शू ने अपना ख्याल नहीं रखा तो वे शू को भी पीग के साथ ले जाएंगे। शू ने पीग की इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया बीमारी की वजह से, लेकिन पीग ने कहा नहीं, वे कल्टिस्ट्स हैं,
वे तुम्हें ले जाएंगे जैसे उन्होंने मुझे लिया था। अब पीक अपने वेडिंग डे के इंसिडेंट का रिवील करती है जब वो डिसअपीयर्ड हो गई थी। एक्चुअली उस कल्ट के मेंबर्स ने पीक को वेडिंग डे पर किडनैप कर लिया था और जब उसके हस्बैंड को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कल्टिस्ट्स के साथ डील करने की कोशिश की। पीक बताती है कि जब मेरे हस्बैंड ने डील की तो उन कल्टिस्ट्स ने मेरी पीठ पर स्ट्रेंज मार्क्स बनाए। शू ने कहा, मैंने सोचा कि ये स्कार्स आपके हस्बैंड के टॉर्चर की वजह से है, लेकिन पीक ने कहा नहीं, वो काइंड थे। पीक पूछती है, क्या तुम पनिशमेंट के बारे में जानती हो? तो शू अपना हाथ दिखाकर कहती है कि मेरी मॉम मुझे प्रे करने के लिए बहुत टॉर्चर करती थी। अगर मैं कुछ गलत करती तो वो मुझे जला देती थी। पीक पूछती है, अब तुम्हारी मॉम कहाँ है? शू बताती है कि उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। शू के दुख को फील करके पीक उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। जैसे ही दिन शुरू होता है, अब शू को पता लगाना था कि आखिर बेसमेंट में क्या है। बेसमेंट का की ढूंढकर वो उस रेड डॉ को खोलती है। वो नीचे जाती है, वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, केवल एक स्टोर रूम था जहाँ उसे पीक की वेडिंग का एक एल्बम मिला। पीक के साथ उनका हस्बैंड भी था और इस एल्बम में बहुत सारे न्यूज़पेपर कटआउट्स थे जिनमें क्लियरली लिखा था कि पीक अपने वेडिंग डे पर डिसअपीयर्ड हो गई थी और जब वो वापस आए तो उसके हस्बैंड की तुरंत डेथ हो गई। लोगों का मानना था कि पीक ने ही अपने हस्बैंड को किल किया होगा। इसी वजह से उसे मेनी ईयर्स तक मेंटल असाइलम में रहना पड़ा था। ये सब पढ़ते हुए अचानक स्टोर रूम की लाइट फ्लिकर करने लगती है और जब वो फियर में यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सामने का दूर भी बंद हो जाता है और उसे अपने पीछे अपनी मॉम की प्रेजेंस फील होती है। शू फियर में चीखने लगती है और साथ ही दूर को खोलने की कोशिश भी करती है। फाइनली दूर खुलता है और वो बाहर आती है। अब सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन वही बच्चा इस हाउस में आया था जिसे शू ने पहले अपनी बकरी के साथ देखा था। वो बच्चा शू से पूछता है, क्या आपने मेरी बकरी कहीं देखी है? शू नहीं के साथ रिप्लाई करती है। तब वो सैडनेस में लीव कर देता है। आज उसके लिए एक पार्सल भी आया था जिसमें उसकी मॉम की कुछ बिलोंगिंग्स थी जिन्हें देखकर वो पैनिकिंग शुरू कर देती है क्योंकि उसका अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था कि वो उनकी चीजों को देखकर इमोशनल हो जाए। वो ट्रॉमेटाइज्ड थी। इस पार्सल में वही कपड़े थे जिन्हें पहने हुए शू रिपीटेडली अपनी मॉम को ड्रीम में देखती थी। इन कपड़ों से अफ्रेड होकर शू इन्हें फर्नेस में जलाकर खत्म कर देती है। इस पार्सल को भेजने की वजह से मिला और शू के बीच वर्ड्स की टेरिबल फाइट होती है। आज के इंसिडेंट की वजह से शू को फील होता है कि वो पीक की तरह एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग हो रही है। इसलिए वो स्टोर पर जाकर अपने लिए कुछ मेडिसिन लेती है पीक की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर, ताकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक रहे। जब वो घर आती है तो देखती है कि नर्सिंग सेंटर से कोई उसकी इंस्पेक्शन के लिए आया है और पीक उसे भगा रही है क्योंकि वो लड़की उनके लिए एक थ्रेट लग रही थी। लेकिन शू उसे अंदर बुलाती है। पीक दूर नहीं खोल रही थी, इसलिए शू स्पेयर की लेने गई और पीछे से हम देखते हैं कि वो लड़की वाकई मिस्टीरियस थी। दूर से चिपककर वो उसे स्निफ करने लगती है और जब तक शू आकर दूर खोलती है तब तक वो लड़की डिसअपीयर हो चुकी होती है। ये बात भी शू को बहुत वरीड और शॉक छोड़ देती है। अब शू को समझना था कि यहाँ क्या चल रहा है। वो क्विकली स्टोर रूम में जाती है और ब्रेवली पीक का वो एल्बम लाती है जिसमें पीक की एंटायर लाइफ स्टोरी लिखी थी। एक और स्ट्रेंज चीज जो शू यहाँ देखती है वो है कि जहाँ इन न्यूज़पेपर्स के नंबर ऑफ कटआउट्स थे, उन कटआउट्स में शू की मॉम की डेथ की न्यूज थी। ये देखकर शू सोचने लगती है कि पीक और मेरी मॉम के बीच क्या रिलेशनशिप था। अब वो ये सब सोच ही रही होती है कि वो देखती है कि बेसमेंट का रेड दूर अगेन एंड अगेन खुल रहा है। वो फियर में इसे अगेन एंड अगेन बंद कर रही होती है, लेकिन अब ये दूर बंद नहीं हो रहा था। इस बीच पीक भी उसके पीछे आती है और वो शू से कहती है, मुझे पता है कि तुम बेसमेंट में गई थी, अब तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम कल यहाँ से वापस चली जाओ। शू भी अब यहाँ और नहीं रहना चाहती थी। जब वो घर जाने के लिए निकली तो उसे ग्रोसरी स्टोर से पता चला कि आज कोई बस नहीं जाएगी, इसलिए उसे पीक के घर वापस आना पड़ा। पीक शू के उस कार्टून को देख रही थी जो मिला ने उसके लिए भेजा था। उसमें शू की मॉम की बहुत सारी पिक्चर्स थी जिससे पीक सरप्राइज हो जाती है और यहाँ रिवील होता है कि शू की मॉम पीक की डॉटर थी। सिंपल वर्ड्स में शू पीक की ग्रैंडडॉटर थी। पीक भी यह जानकर सरप्राइज थी। दूसरी तरफ जब शू जंगल से होकर पीक के घर रिटर्न कर रही थी तो उसे रास्ते में उस बच्चे की बकरी भी मिली। उसने सोचा कि वो इसे अपने साथ ले जाएगी, लेकिन वो इसे इग्नोर करके घर आ गई। जैसे ही वो घर पहुंचती है पीक उससे पूछती है, क्या तुम्हारी मॉम के दोनों पैर खराब थे? वो सरप्राइजिंग के साथ पूछती है, आपको ये कैसे पता? मैंने आपको ये कभी नहीं बताया। तो पीक उसे बताती है, मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर हूँ। तुम्हारी मदर मेरी डॉटर थी। मैंने उसे ईयर्स अगो अपने से दूर भेज दिया था। शू पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? तब पीक ने रिवील किया कि मेरे हस्बैंड ने उन कल्टिस्ट्स के साथ एक डील की थी कि अगर वे मुझे अलाइव छोड़ देंगे
तो हम अपने फर्स्ट सन या डॉटर को कल्ट को दे देंगे। लेकिन फिर मुझ में अपनी डॉटर को कल्ट को देने का इतना करज नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने से दूर रखा और कल्ट का प्रॉमिस तोड़ दिया। कल्ट के मेंबर्स ऑर्डिनरी नहीं थे, उनकी पावर्स और नेगेटिविटी बहुत हाई है। मेरी डॉटर के बहुत दूर जाने के बावजूद कल्ट की नेगेटिव एनर्जी उस पर बनी रही, जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ ले ली। पहली बार शू पीग की बातों पर ट्रस्ट कर रही थी। वो पूछती है आखिर वो कल्ट क्या है, तो पीग उसे बताती है कि यह एक डेमोनिक कल्ट है, उन लोगों का कल्ट जो डेविल की वर्शिप करते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान उनके घर का दूर नॉक होता है और जब शू देखने जाती है तो वही लेडी होती है जो पहले उनके घर आई थी और डिसअपियर्ड हो गई थी। जब शू डोर नहीं खोलती तो वो लेडी मिस्टीरियसली विस्पर करने लगती है कि मैं तुम्हें काट दूंगी, मैं तुम्हें काट दूंगी। उसके वर्ड्स पर शू समझ जाती है कि यह वुमन भी कल्ट की मेंबर है। जब शू नर्वसली अंदर आती है तो देखती है कि पीग उस बेसमेंट के दूर पर खड़ी है। वहां जाकर वो सिंगिंग शुरू कर देती है। शू पूछती है आप क्या कर रही हैं? तो पीग उसे बताती है कि मैं उन्हें बुला रही हूँ। जैसे ही वो ये कहती है बेसमेंट का दूर बंद हो जाता है। शू इसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन दूर नहीं खुलता और जब लॉन्ग टाइम के बाद दूर खुलता है तो पीग इंजर्ड होकर बाहर आती है। पीग शू को बताती है वे तुम्हें लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड किया। लेकिन उन्होंने मुझे अब एक्सेप्ट नहीं किया। वे अब तुम्हारा सैक्रिफाइस चाहते हैं क्योंकि तुम मेरी ए हो और मेरे हस्बैंड की डील के अकॉर्डिंग मुझे अपनी डॉटर या ए को उस कल्ट को देना था। शू बहुत स्कैर्ड और पैनिक थी। पीग की कंडीशन देखकर वो डिसाइड करती है कि वो बाहर से किसी की हेल्प के लिए कॉल करेगी, लेकिन पूरा टाउन डिजर्टेड था और जो लोग अपने हाउसेस के अंदर थे उन्होंने अपने हाउसेस और विंडोज को लॉक कर लिया था क्योंकि आज एक स्ट्रेंज फेस्टिवल था। इस बीच शू अपने पीछे स्ट्रेंज मास्क स्कैरी आदमी को नोटिस करती है जो ड्रम बजा रहा था और उसके साथ दो और अजीब अपीयरेंस वाले आदमी थे। दोनों एक रेड सैक में कवर्ड थे। थोड़ी देर में बहुत सारे कल्टिस्ट्स भी यहाँ आते हैं जिन्होंने जूट मास्क पहन रखे थे, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में पीग की वेडिंग से पहले देखा था। उन्हें देखकर शू फियर में अपने घर वापस जाती है। उस कल्ट के लोग अब उनके दूर पर आते हैं और उनके दूर पर नॉक करने लगते हैं। फ्राइटन शू अब अपने सामने के मिरर में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर देखने लगती है और वो छोटा रेड क्रॉस सिंबल भी जो उसे अपने पास्ट ट्रॉमा की याद दिलाता है। वो इमीडिएटली अपनी डेड मदर को देखती है और जैसे उसका माइंड इन चीजों में लॉस्ट हो जाता है वो खुद को किल करने के लिए एक नाइफ उठाती है, लेकिन उससे पहले पीग पीछे से एक नाइफ उठाकर खुद को स्टैब कर देती है ताकि शू की लाइफ बच जाए। इस एक्ट से शू के सेंसर्स में आ गई थी और अब वो बहुत सैड थी क्यों उसकी ग्रैंडमदर उसकी वजह से मर गई। दूर अभी भी नॉक हो रहा था और वो बाहर से अपनी फ्रेंड मिला की वॉइस सुन रही थी। उसने सोचा कि कल्ट के मेंबर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने दूर नहीं खोला और जब ऑल दोज वॉइसेस स्टॉप हो गई तो वो आवाज बाद जाकर दूर खोलती है। तब वो देखती है कि उसकी फ्रेंड की रिंग स्टेयरकेस पर है। इसका मतलब उसकी फ्रेंड रियली यहाँ आई थी और उसकी रिंग यहाँ देखकर वो समझती है कि इन लोगों ने श्योरली उसकी फ्रेंड मिला को यहाँ से ले लिया है। जब कल्ट के लोग यहाँ से किसी लेडी को ले जाते हैं तो वे उसकी रिंग यहाँ छोड़ जाते हैं। अब वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अपनी फ्रेंड के लिए उसने उस कल्ट के मेंबर्स का सामना करने का डिसाइड किया। इस टाइम पर जब वो घर के अंदर गई तो उसने एक वेडिंग ड्रेस देखा। उसने इसे पहना और अपनी वेडिंग रिंग निकाल दी। जब उसने बेसमेंट का दूर खोला तो बेसमेंट का अपीयरेंस चेंज हो गया था। वहाँ कोई स्टोर रूम नहीं था बल्कि एक सेपरेट वर्ल्ड था। यह एक डिफरेंट वर्ल्ड की तरह दिखता था। उसके अराइव होने पर इस वर्ल्ड के लोग पहले उसे क्राउन करते हैं और फिर एक स्ट्रेंज गोट हॉर्न मैन उसके सामने आता है। यह वो डेमन था जिसकी कल्टिस्ट्स वर्शिप करते थे। जैसे ही वो इस डेमन को देखती है शू की आंखों से ब्लड फ्लो होने लगता है। अगली सीन में हम मिला शू की फ्रेंड को उस रेड डॉग के बाहर बैठे हुए देखते हैं। वो रो रही थी और अपनी फ्रेंड की लाइफ के लिए बेग कर रही थी। इसका मतलब कल्ट के लोगों ने मिला को किडनैप नहीं किया था, केवल अपने प्रे शू को पकड़ने के लिए कल्ट के लोगों ने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया था। और बस यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है ये सब दिखाकर। दोस्तों मुझे ये फिल्म बेहद डिस्टर्बिंग लगी। सोचिए एक फैमिली पर जनरेशंस तक कल्ट का असर, ये कैसे पीक से शुरू होकर उसकी बेटी और फिर शू तक सभी इस कल्ट और डार्क फोर्सेस के शिकार बने। फिल्म मुझे ये दिखाती है कि कैसे पास्ट के सीक्रेट्स हमारे प्रेजेंट को हॉन्ट कर सकते हैं, कैसे एक पुरानी डील जो डेकेड्स पहले की गई थी उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कितने डेविस्टेटिंग हो सकते हैं। इस फिल्म में कल्ट एक पावरफुल मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे ट्रॉमा, फियर और नेगेटिव बिलीफ्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाते हैं। पी के ट्रॉमा से उसकी बेटी प्रभावित हुई और फिर शू भी। ये साइकिल ऑफ ट्रॉमा की पावरफुल स्टोरी है। मुझे फिल्म का एंडिंग थोड़ा ओपन एंडेड लगता है। क्या शू वाकई में कल्ट का हिस्सा बन गई? क्या डेमोनिक फोर्सेस ने उसे कैप्चर कर लिया या फिर शायद ये सब उसका मेंटल ब्रेकडाउन था? हम
हम व्यूअर पर छोड़ दिया गया है कि हम क्या इंटरप्रेट करें। क्या आपको भी ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म्स पसंद हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहें, या फिर आप लाइटर हॉरर प्रेफर करते हैं? मुझे तो ये फिल्म देखने के बाद कई रातें नींद नहीं आई। एक और महत्वपूर्ण विचार जो मुझे आया, क्या हम अपने एंसेस्टर्स के एक्शंस और चॉइसेस से कितने प्रभावित होते हैं? क्या हम पास्ट के मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं या हम उनसे सीख सकते हैं? द कल्ट जैसी फिल्म्स हमें सोचने पर मजबूर करती है। और हाँ, याद रखिए, अगर कभी अपने होम टाउन से दूर किसी आइसोलेटेड हाउस में जाएं और वहां एक मिस्टीरियस रेड डोर हो हॉर्सशू के साथ, तो प्लीज क्यूरियोसिटी कंट्रोल कीजिए और उसे ओपन मत कीजिएगा। कभी नहीं पता होता कि पिछले जनरेशंस के कौन से डार्क सीक्रेट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आपने कभी इसी तरह की कोई हॉरर फिल्म देखी है? अगर हाँ, तो मुझे भी रेकमेंड कीजिए ताकि मैं भी देख सकूं और नेक्स्ट टाइम आपको उसकी भी समरी सुना सकूं। तब तक के लिए गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स। बस रेड डोर से दूर रहिएगा।